देखिए, बेसिकली नवांश क्या है, या जो वर्गा चार्ट है वो क्या है। अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ के लिए पराशर ऋषि ने अलग अलग वर्ग चार्ट दिए हैं हमको, और उनकी मल्टीपल यूटिलाइजेशंस है। जैसे अगर हम D3 की बात करते हैं, तो D3 में सिर्फ इतना नहीं है कि D3 जो है वो आप सिबलिंग के लिए देखें। थर्ड हाउस से जो चीजें देखते हैं वो आप D3 से देख सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी आप D3 से देख सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी आप और ध्यान से स्टडी करेंगे तो आदमी की पर्सनालिटी के बारे में भी आपको पता लगेगा कि एक आदमी की जो है वो पर्सनालिटी कैसी है, वो आप D3 चार्ट से भी देख सकते हैं। और अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट्स है, तो टोटल 16 डिविजनल चार्ट है, तो जिसको षोडश वर्ग बोला। अब 16 डिविजनल चार्ट है, जिसमें से एक तो D1 चार्ट है जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज द मेन बर्थ चार्ट। और उसकी तो इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है ही। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, दैट इज D9, या और नवांशा चार्ट। तो नवांश जो है, इट इज बीन गिवन मैक्सिमम इम्पोर्टेंस। और जब अलग अलग सेट में देखते हैं हम वर्गा चार्ट्स को, तो कभी हम 6 वर्गा चार्ट्स को लेके चलते हैं, तो 6 वर्गा चार्ट्स को लेके चलते हैं तो हम उसको बोलेंगे षड वर्ग। तो जब हम षड वर्ग की बात करेंगे तो षड वर्ग में हम कौन कौन से डिविजनल चार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम D1 की बात कर रहे हैं, D2 की बात कर रहे हैं, हम D3 को इंक्लूड किया है षड वर्ग में, D9 को इंक्लूड किया है, D12 एंड D30। तो D1, D2, D3, D9, D12, D30, 16 को नैरो डाउन किया, तो 6 डिविजनल चार्ट की बात करी, उसको षडवर्ग बोला। तो षडवर्ग में 6 डिविजनल चार्ट लिए, उनको अलग अलग इंपॉर्टेंस दी, जिसको विमशोपक बल बोला, या बेसिकली आप समझिए कि वेटेज बोला। जिसमें से सबसे ज्यादा वेटेज है D1 चार्ट की। अगर हम बात करें तो उसके पॉइंट लिखिए 6। उसके बाद D2 चार्ट को 2 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद D3 चार्ट को 4 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद D9 चार्ट को 5 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद D12 चार्ट को 2 पॉइंट्स मिले हैं। एंड D30 चार्ट को 1 पॉइंट मिला है। इन पॉइंट्स को टोटल करिए, कितना हुआ? 20। करेक्ट। अब आउट ऑफ 20, 3 चार्ट को 15 पॉइंट मिले अगर आप देखोगे तो हमने 16 से नैरो डाउन किया षडवर्ग पे, षडवर्ग से नैरो डाउन किया, देखा कि हम कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्गा चार्ट्स। तो विमशोपक बल जिनको मिला है, या वेटेज जितनी मिली है, तो आप D1, D3, D9, इन तीन को मिला के 15 पॉइंट है। करेक्ट, आउट ऑफ 20, विच मीन 75% ऑफ वेटेज। यस, नो? यस। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए, इसका मतलब हमें लगता है ना, एक आदमी की लाइफ में अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और अगर किस चार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है या किसको कितनी वेटेज देनी है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। इसी तरह जब हम सप्तवर्ग की बात करते हैं, जिसमें 7 वर्गा चार्ट्स को इंक्लूड किया है, तो उसमें D7 को इंक्लूड किया है इनके अलावा। D7 जो आप प्रोजनी के लिए देखते हैं या बच्चों के लिए देखते हैं, या फिफ्थ हाउस का जो सूक्ष्म रूप है, आप उसको डिटेल में, इफ यू वांट टू स्टडी द फिफ्थ हाउस, आप देखते हैं D7 को। करेक्ट। तो उसको सप्तवर्ग बोलेंगे। अब सप्तवर्ग में उन्होंने अलग अलग चार्ट्स को, या अलग अलग डिविजनल चार्ट्स को अलग अलग वेटेज दी है। इसके अंदर D1 को 5, D2 को 2, D3 को 3, D7 को 2.5, D9 को 4.5, D12 को 2, एंड D30 को 1। इसका भी टोटल कितना आ रहा है? टोटल क्या? 20 आ रहा 20। करेक्ट। 20 में से मैक्सिमम वेटेज किसको मिली है? फिर से D9 को वेटेज मिली है 4.5, D1 को 5 मिले हैं। पहले वाले में 6 मिले थे, इसमें 5 मिले हैं। लेकिन अगर आप वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो किसको वेटेज ज्यादा मिली है? है। D9 को वेटेज ज्यादा मिली है ना, दोबारा से, और D1 को वेटेज ज्यादा मिली है। इसी तरह 10 वर्ग। तो अगर थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में देखें तो 10 वर्ग है। 10 वर्ग में कौन कौन से इंक्लूड किए? उसमें D10 इंक्लूड किया है, D16 इंक्लूड किया है, और D60 इंक्लूड किया है।
अब D60 को मिले 5 पॉइंट्स। बाकी सबको 1.5 पॉइंट्स मिले हैं। D60 को 5 पॉइंट्स मिले हैं और D1 को 3 पॉइंट्स मिले हैं। और उसके बाद जब हम षोडश वर्ग का देखते हैं, तो षोडश वर्ग में जो 16 डिविजनल चार्ट है, उसके अंदर D1 को 3.5, D2 को 1, D3 को 1, D4 को 0.5, D7 को 0.5, D9 को 3, D10 को 0.5, D12 को 0.5, D16 को 2, D20 को हाफ या 0.5, D24 को 0.5, D27 को 0.5, D30 को 1, D40 को 0.5, D45 को 0.5 और D60 को 4। अब हमको लगता है कि D60 बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो क्योंकि D60 को 16 डिविजनल चार्ट्स में से सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले, 4 पॉइंट्स दिए पराशर ऋषि ने विमशोपक बल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जब हम षडवर्ग में सॉरी, जब हम षडबल में जब प्लैनेट्स का बल निकालते कि कौन सा प्लैनेट में कितनी स्ट्रेंथ है, तो इसमें ये पैरामीटर भी इन्वॉल्व। सो आउट ऑफ ऑल द डिविजनल चार्ट, जैसे जो D60 है उसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और D9 को इंपॉर्टेंस दी गई है, एज यू कुड सी। और D1 तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जब आप सारे डिविजनल चार्ट देखो तो D60 चार्ट भी आप देख सकते हो। लेकिन D60 चार्ट क्या है ना, D60 चार्ट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हर 2 मिनट पे चेंज हो रहा है। अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर ऑफ द टाइम, आप D60 चार्ट पे कैसे रीड कर पाओगे? तो वो उसके लिए आपको बहुत श्योर होना पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े डिविजनल चार्ट्स है वो उतना कम टाइम पे चेंज हो रहे हैं। सो फिलहाल के लिए अब जैसे हम D9 को पहले समझने की कोशिश करते हैं। और D9 इसलिए क्योंकि आपको कुछ और मिले ना मिले, आपको एक तो D9 निकालना जरूर आना चाहिए। और कभी भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो आप किसी भी और डिविजनल चार्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन D9 को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। कभी भी आप प्रिडिक्शन देंगे और बिना D9 को देखे देंगे तो आपकी प्रिडिक्शन हमेशा गलत जाएगी। अब अलग अलग नजरिए से अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं इस डिविजनल चार्ट के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि जो नवांश है वो एक प्लैनेट का भाग्य है, जो नवांश है वो एक प्लैनेट का अल्टीमेट रिजल्ट है। तो एक प्लैनेट नवांश में कहाँ जाता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको ये पता लगता है कि एक राशि जो 30 डिग्री की है, उस 30 डिग्री की राशि में से, अब वो क्योंकि एक स्पैन है आकाश में 30 डिग्री का एक राशि का, राइट, 360 डिग्रीज में एक स्पैन 30 डिग्रीज है, विच इज अ ह्यूज एरिया। अगर हम एरिया वाइज समझने की कोशिश करेंगे तो किस पॉइंट से एक प्लैनेट ज्यादा फेवरेबल हो जाता है हमारे लिए, वो हम नवांश चार्ट में देखते हैं। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स का एक नवांश है। जब हम 30 डिग्रीज को डिवाइड करते हैं 9 से, तो नाइन्थ पार्ट जो है दैट इज 3 डिग्री 20 मिनट्स। अल्टीमेटली बात यह हो रही है कि हमने आकाश में ना नैरो डाउन कर दिया है एक प्लैनेट को, कि वो एक्चुअली में उसकी पोजीशन क्या है इन द स्काई। यू विद मी सुब्रतो जी? यू देयर? Yes, sir. Yes, sir, I'm there. Sorry for joining a bit late. दैट्स ओके। सो इफ यू आर सेइंग व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली नवांश है क्या, अगर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो नवांश में बेसिकली क्या है कि हमने एक प्लैनेट की पोजीशन को नैरो डाउन किया है। तो अगर एक राशि का स्पैन 30 डिग्रीज है, व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम द अर्थ, जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल है फॉर एग्जाम्पल। ओके, दिस इज 30 डिग्रीज, दिस इज वन साइन। अब कोई प्लैनेट है जो कि आप बोल सकते हैं कि 1 डिग्री पे है इन अ साइन, ठीक है। अब अगर कोई प्लैनेट 1 डिग्री पे है तो वो यहां होगा, और अगर कोई प्लैनेट 29 डिग्री पे है तो वो यहां होगा। इज दैट करेक्ट?
इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 30, जहां पे ये राशि खत्म हो रही है, दिस इज वन साइन, कोई सा भी साइन आप बोल सकते हैं। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग हियर। तो अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे प्लेस्ड है फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो यहाँ पे इस प्लैनेट का बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा। ऑल्दो राशि का तो प्रभाव होगा उसके ऊपर, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया का प्रभाव होगा उस पर। और अगर कोई प्लैनेट यहाँ है तो उसका इम्पैक्ट हम पे अलग होता है। तो हमने इतना डीप जाके स्टडी किया है एस्ट्रोलॉजी में ना। आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा, जब जब ये जो विद्या है इसको हमने कितना डीप में स्टडी करने की कोशिश करी होगी, कितना बड़ा डेटा सेट लेके हमने पढ़ने की कोशिश करी होगी, दैट वी गॉन सो सो डीप दैट हमने प्लैनेट की पोजीशन जो है आकाश में नैरो डाउन करी है। और कितना नैरो डाउन किया है, जब हम D60 चार्ट की बात करते हैं तो आधे डिग्री तक पे चले गए हम। क्योंकि जब हम 60 डिविजन्स करेंगे 30 डिग्री साइन के, तो हमें एग्जैक्टली हाफ डिग्री की पोजीशन मिलेगी ना प्लैनेट की, कि एक्चुअली स्काई में कहाँ है वो प्लैनेट। सो वो हमने इतना नैरो डाउन किया है और इतनी डिटेलिंग करी है हर प्लैनेट की, कि हर पोजीशन को हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी है। तो जब हम एक ओवरव्यू लेते हैं किसी बात का कि एक प्लैनेट एक राशि में है तो उसका कैसा प्रभाव होगा, एक जेनरिक बात कहते हैं। कि जैसे आपने बोला कि दिल्ली के लोग कैसे हैं, दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का होता होगा दिल्ली के लोग। जैसे चेन्नई के लोग कैसे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं। उसके अंदर फिर एक पर्टिकुलर एरिया में आप जाएंगे, दिल्ली में आप बात करें कि पंजाबी बाग के लोग कैसे हैं, वेस्ट दिल्ली के लोग कैसे हैं। तो आपने बात की कि दिल्ली में जनरली इस तरह के लोग हैं, लेकिन पंजाबी बाग के जो लोग हैं वो इस टाइप के हैं थोड़े ज्यादा। साउथ दिल्ली के लोग कैसे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो साउथ दिल्ली के लोग जो हैं वो थोड़ा सा आपने और डिटेलिंग करी कि दिल्ली ओवरऑल ऐसा है, लेकिन साउथ दिल्ली में ये बात आपको खास दिखेगी। जैसे वेस्ट दिल्ली में लोग खाने के शौकीन हैं फॉर फॉर दैट मैटर, आपको ईस्ट दिल्ली में अलग तरह के थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिलेगा, नॉर्थ दिल्ली में थोड़ा अलग लोगों का फ्लेवर मिलेगा। किसी एरिया में कोई कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेंट है, जैसे एक किसी एरिया में बनिया कम्युनिटी ज्यादा रहती है, किसी एरिया में सिख कम्युनिटी ज्यादा रहती है, किसी एरिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कई जगह जैसे गुड़गांव जैसी जगह है, वहां पे आप बोले कि जितने मॉडर्न टाइम्स में न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रह रहे हैं, अलग अलग जगह से आके रहते हैं। तो हर जगह के लिए एक आपका पर्सपेक्टिव है कि हर जगह का अपना एक एक फ्लेवर है, राइट। तो इसी तरह हमने जब नवांश निकाला तो हमने एक राशि को 30 डिग्री में डिवाइड किया। तो हमने 9 पोर्शंस बनाए, 30 डिग्रीज के 9 पोर्शंस, विच इज 0 डिग्रीज टू 3 डिग्री 20 मिनट्स, राइट, इज द फर्स्ट नवांशा। तो हमें ये चेक करना है कि कोई प्लैनेट Yeah. अगर कहाँ है, तो हम ये देखेंगे कौन से नवांश में है। अगर हम 9 डिविजन्स कर रहे हैं एक 30 डिग्री के साइन का, तो हमें एक प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम इन इन डिटेल इन द स्काई दैट वेयर इट इज एक्चुअली प्लेस्ड, और उसके हिसाब से भी उसके प्रभाव में चेंज आएगा। फ्रॉम 3 डिग्री 20 मिनट्स टू 6 डिग्री 40 मिनट्स, दिस इज सेकेंड नवांशा। थर्ड, Yes, sir. 6 डिग्री 40 मिनट्स टू 10 डिग्रीज is the third Navansha. Yes, sir. Fourth Navansha is 10 degree to 13 degree 20 minutes. Fifth Navansha is 13 degree 20 minutes to 16 degree 40 minutes. Sixth Navansha is 16 degree 40 minutes to 20 degrees. Seventh is 20 to 23 degree 20 minutes. Eighth is 23 degree 20 minutes to 26 degrees, and ninth is till 30. 30 degrees. इतना क्लियर है? सर वो 26-40 मिनट्स होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, 26 डिग्री 40 मिनट्स, यस। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हम वर्गा चार्ट जो निकाल रहे हैं वो हम कर क्या रहे हैं बेसिकली? लॉजिक समझ में Yes, आया sir. हमको इसके पीछे का, कि वर्गा चार्ट्स आपने पहले भी बनाए हैं, जैसे D3 आपने बनाना सीखा। लेकिन एक तो ये है कि सिर्फ हम रूल समझ लें कि कैसे है, और एक हम उसके पीछे का लॉजिक समझ लें कि बेसिकली बना क्या रहे हैं हम, राइट। रूल क्या कहता है हमारा? हमारा रूल ये कहता है कि हर वर्गा चार्ट को ऐसे बनाने का एक अलग रूल है, लेकिन D9 को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि D9 की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कभी किसी कुंडली का स्क्रीनशॉट भी आया है और उसमें अगर डिग्रीज लिखी है, तो D9 चार्ट आप खुद ही बनाए, लेकिन D9 बनाए जरूर, बिना D9 के कोई प्रेडिक्शन ना करें। कैसे बनेगा D9 चार्ट?
हम पहले ये देखेंगे कि जो प्लैनेट है वो कौन सी राशि में है। तो अगर प्लैनेट 1, 5 और 9 इस ग्रुप में है, विच इज फायर साइंस, राइट। अगर फायर साइंस में प्लैनेट है, या 2, 6, 10 में प्लैनेट है विच इज अर्दी साइन, तो ये एक ग्रुप है दैट वी नो, फायर साइंस, अर्दी साइंस। देन 3, 7, 11, राइट, 4, 8 एंड 12। सो ये क्या हो गया, वाटरी ओके। साइंस या मोक्ष त्रिकोण। सो अगर कोई प्लैनेट 159 में है, 2610 में है, 3711 में है, 4812 में है, आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको ये, हमारा रूल ये कहता है कि आपको इसमें से ना चर राशियां ढूंढनी है। चर राशियां मतलब मूवेबल साइंस। आपने राशियों में पढ़े हैं फिक्स्ड, मूवेबल, डुअल। सो 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 आर मूवेबल साइंस, राइट। मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, 1, 2, 3। First is movable sign, second is fixed sign, third is dual sign, then fourth is again movable, fifth is fixed, sixth is dual. तो 3, 6, 9 एंड 12 दीज आर डुअल साइंस। ओके। और ये मूवेबल और फिक्स्ड का भी अपना अपना मीनिंग है। तो अगर कहीं लगन में मूवेबल साइन उदय हो रहा है या फिक्स साइन उदय हो रहा है, तो उसी तरह के थॉट प्रोसेस का आदमी हो सकता है। फिक्स्ड होगा तो आदमी को बहुत ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं होंगे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंस है इसकी। एनीवेज, तो हमें, हमारा रूल ये बोलता है कि हमें चर्स राशियां लेनी है। हमें ये देखना है कि प्लैनेट है कहाँ, कौन सी राशि में है। इसको हमने कैटेगरीज जो है इसकी, 159, 2610, 3711, 4812, उसमें से इन ग्रुप्स में विच साइंस आर मूवेबल साइंस, हमको वो मूवेबल साइन पिक करना है किसी भी प्लैनेट का जब हमको नवांश निकालना है। सो एनीवन विद हिज हॉरोस्कोप रेडी, विद डिग्रीज, या आपने किसी का रेडी है तो बताइए। यस सर, जस्ट गिव मी मिनट। तो D1 तो पता ही होगा, D1 तब तक बताइए, हाँ डिग्रीज सर, लिखिए। जेमिनी असेंडेंट। क्या लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री सर 16 डिग्री 19 मिनट्स। 16 डिग्री 19 मिनट्स। 1/7 में राहु केतु है। फर्स्ट हाउस में राहु है। यस सर। डिग्री क्या है? 14 डिग्री 52 मिनट्स। 11th हाउस में सन है। 11th हाउस में सन है। ओके। 27 डिग्री 37 मिनट्स। 27 डिग्री 37 मिनट। 27। यस सर। ओके। 7th हाउस में मून, 21 डिग्री 55 मिनट्स। मून केतु हुआ। 12th, मार्स भी है सर वहाँ पे, 5 डिग्री 10 मिनट्स। मार्स 5 डिग्री 10 मिनट्स। यस। 12th 10th हाउस में वीनस है, हाँ। 15 डिग्री 28 मिनट्स। ओके। 12th हाउस में मरक्यूरी, हम्म। 16 डिग्री 39 मिनट्स। ओके। 12th हाउस में जुपिटर भी है, सैटर्न भी है। जुपिटर का 22 डिग्री 2 मिनट्स एंड सैटर्न 8 डिग्री 45 मिनट्स। 8 डिग्री 45 मिनट्स। 45। या। हो गए सारे? यस। ओके। सो अब हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल ये बोलता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्लैनेट, या उस सबसे पहले तो हमें लगन बनाना है, वो कौन से कैटेगरी में फॉल करता है, 159, 2610, 3711, और उन कैटेगरीज में मूवेबल साइन कौन सा है। तो जिस भी हम नवांश में आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फर्स्ट नवांश में है, सेकंड नवांश में है, थर्ड नवांश में है, बेसिस द डिग्री ऑफ द प्लैनेट, हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मूवेबल साइन इन दैट कैटेगरी। तो अगर कोई प्लैनेट एरीज साइन में है फॉर एग्जाम्पल, और 1 डिग्री का है, तो हम एरीज से ही काउंट करना स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट
नवांश मतलब खुद एरीज, आप वहीं से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो एरीज में ही जाएगा वो। तो हम उस प्लैनेट को बोलेंगे कि वर्गोत्तम हो गया। तो अगर कोई प्लैनेट ऐसा है जो लगन चार्ट में और नवांश चार्ट में सेम साइन में जाता है, सो दैट प्लैनेट इज कॉल्ड एज वर्गोत्तम प्लैनेट, मतलब वर्ग में उत्तम। और उसके उस प्लैनेट के रिजल्ट्स जो है वो हमको स्ट्रांग देखने को मिलते हैं। उस जो भी कोई प्लैनेट है जो वर्गोत्तम हुआ है चार्ट में, वो अपने रिजल्ट्स जरूर देगा, इवन इफ द प्लैनेट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, आपको बहुत स्ट्रांग ना भी दिख रहा हो, बट स्टिल यू विल सी दैट द प्लैनेट इज गिविंग स्ट्रांग रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट या स्ट्रांग रिजल्ट देगा। जो उसका काम होगा वही करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन स्ट्रांग रिजल्ट्स देगा। सो हमने ये देखा कि पहले लगन जो है, जेमिनाई लगन है, राइट। हम्म, जेमिनाई लगन में व्हाट इज द डिग्री, 16 डिग्री 19 मिनट्स। 16 डिग्री 19 मिनट्स इज फॉलिंग इन विच नवांशा, कौन से नवांश में फॉल कर रहा है, फिफ्थ नवांश में फॉल कर रहा है। yes, यहाँ देखेंगे फिफ्थ नवांश में फॉल करेगा। 16 डिग्री 19 मिनट्स इज बिटवीन 13 डिग्री 20 मिनट्स टू 16 डिग्री 40 मिनट्स, राइट। yes, तो थर्ड साइन में, पांचवें नवांश में है, थर्ड साइन एरी कैटेगरी में है, 3 7 11 या काम त्रिकोण का हिस्सा है। हम काउंट करना कौन सी राशि से स्टार्ट करेंगे, सेवेंथ राशि से, राइट। क्योंकि Yes, sir. चर राशि जो है 3 7 11 में वो लीब्रा राशि है। तो लीब्रा राशि से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, वी हैव टू काउंट 5 फ्रॉम लीब्रा। तो लीब्रा से हम 5 काउंट करेंगे। तो फर्स्ट इज लीब्रा इटसेल्फ, देन स्कॉर्पियो, देन सैजिटेरियस, Sagittarius. देन केप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। तो जो लगन उदय होगा वो एक्वेरियस उदय होगा। आप सॉफ्टवेयर में चेक करके बताइए यही है क्या, Yes, sir. Aquarius, sir. एक्वेरियस लगन उदय हुआ है। तो आपका D9 चार्ट का लगन तो मिल गया हमको, राइट। अब हमको प्लैनेट्स प्लेस करने हैं कि प्लैनेट कहाँ कहाँ गए हैं इस चार्ट में। तो सर इसको समझने का कोई इजी तरीका है? ये सबसे इजी तरीका है। अच्छा, आपको कहाँ डिफिकल्टी बताइए। ये आपने कैलकुलेट कैसे करा ये समझ नहीं आया। फिफ्थ वो 5 डिग्री पे वो आ रहा है, वो समझ में आया। हाँ, 16 डिग्री 20 उस स्लैब में गिरता है, इतना तक समझ में आया बस। वो उतना ही समझना जरूरी है। फिर आप वो 11 राशि तक कैसे पहुंचे वो नहीं समझ आया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमने तीन, ये चार कैटेगरीज हैं हमारे पास राशियों की। हम्म। इनमें से जो चर राशि है, चर राशियां हाँ कौन हाँ, सी है इनमें से, 3 7 11 नहीं, मूवेबल। जो चर राशियां हैं वो 1 4 7 10 है। मतलब अच्छा एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड केप्रिकॉन। अच्छा अच्छा, जो केंद्र वाली राशि है। हाँ, तो हाँ हम अच्छा। इसको हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं उस कैटेगरी में जो चर राशि है, वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा। ठीक। हाँ। सो अच्छा। अभी क्योंकि जेमिनाई साइन में, जेमिनाई हम्म। साइन में लगन है या जेमिनाई लगन है, तो जेमिनाई एरी कैटेगरी में है या काम त्रिकोण में है। अब ये 3 7 11 में मूवेबल साइन कौन सा है, 7। लिब्रा, राइट। तो हमने लिब्रा हाँ से लिब्रा। काउंट किया, कितना काउंट किया, कौन से नंबर के नवांश में। इट इज वेरी वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5
पांचवें नवांश में है प्लैनेट, मतलब पांचवें भाग में है। अगर हमने 9 भाग किए राशि के तो 16 डिग्री 19 मिनट यहाँ फॉल करेगा, बिटवीन हाँ 13 डिग्री 20 मिनट टू 40 डिग्रीज। यस, नो, सर। ओके। हाँ हाँ सर, हाँ। तो हमने वहीं से काउंट करना स्टार्ट किया और हमने लीब्रा से काउंट किया और हम एक्वेरियस पे आ गए। अच्छा ठीक है। समझ में आया आपको? इसी तरह अब राहु जैसे है, तो राहु क्या होगा? अब मैं वहां बोल रहा हूं आपको कि राहु जो है, राहु भी यहीं आएगा। कैसे आएगा? शुभम जी, कैसे आएगा राहु यहाँ? सर वो सेम असेंडेंट के साइन में है इसलिए हाँ, तो हम 5 पे 3 नंबर वापस राशि काउंट में है। करेंगे। 3 नंबर राशि में है राहु, मतलब जेमिनाई साइन में है। जेमिनाई साइन में हम दोबारा से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कितना? 5 प्लेसेस। 5, बिकॉज 14 डिग्री 52 मिनट्स इज बिटवीन 13 डिग्री 20 मिनट्स टू 16 डिग्री 40 मिनट्स। ये पांचवा नवांश है, या फिफ्थ पोर्शन में है एक राशि के प्लैनेट। ठीक। यस। इस पे भी यही रूल लागू होगा और ये यहीं फॉल करेगा। अब बाकी के प्लैनेट्स को प्लेस कर देते हैं। कैसे प्लेस करेंगे? लेट्स से मार्स इज 5 डिग्री 10 मिनट्स। अब 5 डिग्री 10 मिनट्स कौन से नवांश में आएगा? 5 डिग्री 10 मिनट्स सेकंड। सेकंड नवांश में। हर्षल जी, यू देयर? आपको समझ में आ रहा है? यस सर, यस। कोई डाउट है तो आप पूछेगा मेरे से। ठीक ठीक है सर, आ रहे जाएंगे। ठीक है। तो अब अगर ये प्लैनेट सैगिटेरियस साइन में है, हर्षल जी, सो वेयर इट शुड गो? ये दूसरे नवांश में है प्लैनेट। ठीक। प्लैनेट जो है वो 5 डिग्रीज का है, फाइव सिक्स डिग्री 10 मिनट्स का। सिक्स इसमें जाएगा। किस में जाएगा? सिक्स नंबर में। वहां पे 159 राशियों में हम 1 नंबर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट दूसरे नवांश में है, तो हमें सिर्फ 2 काउंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, विच मीन्स ये कहाँ जाएगा? ये टॉरस साइन में फर्स्ट। जाएगा। शुभम अच्छा जी, इज हाँ, दैट यस। करेक्ट? यस सर। ठीक है। मून कहाँ जाएगा? वे विल द मून गो? मून सेजिटेरियस साइन में है। मून की डिग्री कितनी है? 21 डिग्री 55 मिनट्स। तो 21 डिग्री 55 मिनट्स इज फॉलिंग इन विच नवांशा? सेवेंथ नवांशा। यस सर। करेक्ट। सातवें नवांश में है मून। तो अगर मून सातवें नवांश में है या चंद्रमा सातवें नवांश में है, तो हम काउंट करेंगे कहां से? एरीज से। तो इट विल कम हियर डायरेक्टली। हमने सिक्स एरीज साइन। से 7 काउंट किया ना। यस सर। मम्मी। यस सर करेक्ट। मम्मी। मम्मी। यस सर। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स देके चलिए ना, सो दैट आई नो कि यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप माइक ऑन ही रखिए थोड़ी देर। फॉर केतु, ऑल्दो केतु विल फॉल इन फ्रंट ऑफ राहु ओनली इन दिस चार्ट, बट लेकिन फिर भी आप निकालना चाहें तो निकालें कि केतु इज इन विच नवांशा? इट इज इन द फिफ्थ नवांशा, between 13 डिग्री 20 मिनट्स टू 16 डिग्री 40 मिनट्स। इफ इट इज इन द फिफ्थ नवांश, आप पांचवें नवांश में है अगर, तो पांचवें नवांश आप कहाँ से काउंट करेंगे? आप एरीज से काउंट करेंगे, तो केतु यहीं फॉल करेगा। देन वीनस। वीनस इज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ वीनस? 15 डिग्री 15। मिनट्स। इट फिफ्थ। इज इन द फिफ्थ नवांशा, पांचवें भाग में है। यस, नो? यस सर। यस अगर, सर। हाँ, तो अगर ये पांचवें भाग में है तो पांच हम कहाँ से काउंट करेंगे? 12 नंबर फोर। राशि कौन सी कैटेगरी में है? वाटर। 4 8 12, राइट?
सो 4 8 12 में मूवेबल साइन जो है इज 4, राइट? Yes. सो हम 4 नंबर राशि से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और हम 5 काउंट करेंगे। तो 4 नंबर राशि कहाँ है हमारे पास? यहाँ है। तो 1 2 3 4 5, तो वीनस यहाँ आ गया। ठीक है शुभम जी। Yes, sir. Correct. सूर्य 1 नंबर राशि में है, 9th नवांश में। तो कहाँ जाएगा सूर्य? रैना जी, 9th कहाँ side. जाएगा सूर्य? सुब्रत था, आप बताएं, जुपिटर कहाँ जाएगा? वेबल जुपिटर को, इट इज इन द टॉरस साइन। टॉरस साइन में है, 22 डिग्री 2 मिनट का है ना, 22 डिग्री 2 मिनट, Yes. 7वें नवांश में है। सुब्रत जी, सागर जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? कहाँ भेज रहे हैं हम इसको, जुपिटर को? सर 7th में जाएगा। कैसे जाएगा 7th में? सॉरी सॉरी 1 सेकंड। सागर जी, कहाँ जाएगा 8 में जुपिटर? 8। So can you hear me? यस, आई कैन हेयर यू। Actually, to be honest, I'm not. So Jupiter is in Taurus sign. Taurus Okay. is in the category of earthy signs, which are 2 6 10. Among 2 6 10, Capricorn is the movable sign, right? 10 में जाएगा। ठीक है, केप्रिकॉन है मूवेबल साइन। अब केप्रिकॉन मूवेबल साइन है, केप्रिकॉन से आप 7 काउंट करेंगे तो कहाँ आएगा ये जुपिटर? 10 11 10. 12 1 2 3 एंड 4। तो एग्जॉल्ट हो गया जुपिटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? नो? Yes, sir. अमंग 2 6 10, 10 इज द मूवेबल साइन या चर राशि है, और वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जॉन जिस नवांश में है, अगर वो 7वें नवांश में है या 7th पार्ट में है एक राशि के वो प्लैनेट, तो वो कहाँ जाएगा? वो कैंसर साइन में गया है। 7 places फ्रॉम, काउंटिंग फ्रॉम नंबर 10। नाउ which other planets are left? So Mercury is 16 डिग्री 39 मिनट्स, ये एकदम बॉर्डर पे है। अब टाइम करेक्ट होना देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम बॉर्डर पे है। ये D9 में साइन चेंज कर सकता है, क्योंकि अब 16 डिग्री 40 मिनट्स पे तो साइन चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि 16 डिग्री 40 मिनट्स जैसे ही होगा, प्लैनेट जो है वो 6th नवांश में चला जाएगा। अभी ये 5th नवांश में है, तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस मरकरी में 1 मिनट की भी। नाउ लेट्स सी अभी कहाँ जा रहा है। वील अगेन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम केप्रिकॉन साइन, बिकॉज इट इज इन टॉरस साइन। 2 6 10 इज आर अर्दी साइंस, और केप्रिकॉन जो है वो चर राशि है, तो वहीं से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5th नवांश में है प्लैनेट। काउंटिंग 5 फ्रॉम केप्रिकॉन इज Taurus. 10 11 12 1 2, करेक्ट। Where will the Saturn go? Saturn is in the 3rd नवांशा, तीसरे पार्ट में है एक राशि के, और 2 6 10 में से 10 से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो सैटर्न विल गो टू पाइसेस साइन। ठीक है, सागर जी, यू आर देयर? इज दिस क्लियर टू यू, या कोई डाउट I है? don't accept actually. Yeah, it's kind of there. नो नो, इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, नॉट काइंड ऑफ। I actually have missed certain parts, but I will go through it. Sorry. सो इट ये वंस सबसे अगेन, इम्पोर्टेंट चीज है ये इस जगह पे होगी। देखिए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक राशि को 9 भाग में बांटा है, 3 डिग्री 20 मिनट का एक पोर्शन है। ठीक है, हम जब भी किसी प्लैनेट को कहीं देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो
कितने डिग्री पे है। वो जितना भी डिग्री पे है प्लैनेट, हम ये देखते हैं कि कौन से पोर्शन में आ रहा है, अमंग द 9 पोर्शंस ऑफ अ साइन, वो कौन से पोर्शन में आ रहा है प्लैनेट। पहले नवांश में है, दूसरे में है, तीसरे पार्ट में है, चौथे पार्ट में है, 9th पार्ट में है। तो 9 पार्ट में से कौन से पार्ट में आ रहा है वो हम डिग्री देखते हैं। हमने वो काउंट किया कि 1 2 3 4 5 आउट ऑफ द 9 पार्ट्स वो कौन से पार्ट में है। तो हमने वो सीक्वेंस काउंट किया, उसके बाद हमने साइन देखा, तो साइन हमने देखा अगर 159 में है तो हम 1 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्लैनेट 2 6 10 में है तो हम 10 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्लैनेट 3 7 11 में है तो हम 7 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई प्लैनेट 4 8 12 में है तो हम 4 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो चार है ये मूवेबल साइन है। तो रूल अपने आप में बहुत got सिंपल है। it. सो एज अ असाइनमेंट और होमवर्क आप कोशिश करिए अपने चार्ट पे और किसी और एक चार्ट पे लगाइए, एंड देन सी कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो नवांश बनाना आया आपको। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक भाग है। अब हमने 9 भाग किए। अब आपने जब भी कोई प्लैनेट देखा, आपने देखा कितनी डिग्री पे है। जब आपने देखा अगर कोई प्लैनेट 9 डिग्री पे है तो वो, जब हमने 9 पोर्शन किए एक साइन के, तो वो तीसरे पोर्शन में आया। 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री के बीच में आया, तो वो तीसरा पोर्शन बन रहा है। थर्ड तो वो स्लैब में तीसरे आया। तीसरे पोर्शन में आया। अब वो हमने ये भी देखा कि वो साइन कौन से में है। अब कोई तो राशि में हो गई प्लैनेट। तो अगर वो 159 राशियों में है, विच इज एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस, ये फायर साइंस है, ठीक है। ये एक तत्व की राशियां हैं। तो इनमें से जो मूवेबल साइन है, जो चर राशि है, वो एरीज है। चाहे वो फर्स्ट साइन में हो, चाहे वो फिफ्थ साइन में हो, चाहे वो 9th साइन में हो, चाहे वो लियो में हो, चाहे वो सैगिटेरियस में हो, चाहे वो एरीज में हो, हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे हमेशा एरीज से। अगर वो 159 में प्लैनेट तो ठीक है। अगर हमें 3 काउंट करना है एरीज से, तो कहाँ जाएगा प्लैनेट? जेमिनाई साइन में जाएगा। 1 2 3, तीसरी राशि एरीज से काउंट करने पे जेमिनाई आती है। आपके चार्ट, आपके पास आपका चार्ट है? है सर। अच्छा, आप मेरे को अपना लगन बताइए, कितने डिग्री का लगन है D1 का? एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि है। अब और कितने डिग्री का लगन है? लगन की डिग्री कितनी है? आप अगर सॉफ्टवेयर देख रही हैं तो सॉफ्टवेयर में दिखा रहा होगा ना, वो कुछ डिग्रीज लिखी होंगी 21। ना। तो अगर 21 डिग्रीज का है तो ये कौन से पोर्शन में आ रहा है? ये 7th पोर्शन में आ रहा है एक साइन के, ठीक है। 7वें पोर्शन में आ रहा है ये। ओके। हाँ हाँ अगर हाँ, सेवेंथ 9 नवांश में पोर्शन आएगा, में से राइट। 7वें पोर्शन में है। इनको। और इसको आप काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इसको आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं लीब्रा साइन से, 3 7 11। तो लीब्रा से जब हम इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 7 नंबर राशि से आप 7 काउंट करिए। 7 8 9 10 11 12, 1। अच्छा, ये कैसे? 7वें से 7वां पहला है। तो यहाँ पे आपका जो हाँ। D9 का जो लगन उदय हुआ है, वो एरीज लगन उदय हम्म, हुआ होगा। D9 में एरीज राशि होगी फर्स्ट साइन में, फर्स्ट हाउस में। हाँ हाँ, राइट सर, राइट। तो अभी समझ में थ्री आया आपको? सेवन इलेवन हाँ, आया सर, आया। 1 2 3 4 5 चलिए, 6 7, समझ में आ गया सर। राइट। सो अब ये हो गया, हमने नवांश बनाना सीखा, ठीक है। हर्षल जी आपको क्लियर है? शुभम जी आपको क्लियर है, राइट? यस सर, मुझे क्लियर है पूरा। एंड सागर जी, दिस इज क्लियर टू यू ऑल्सो? आपको कोई डाउट नहीं है? यस, ग्रेट। सो अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बनाना आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब आप कोई चार्ट देखते हैं, अगर आपके पास किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है, जैसे ही आपने कोई प्लैनेट देखा कि वो कहाँ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राहु है। राहु किसी का, हम बोले कि 16 डिग्री का है टॉरस साइन में। तो अगर 16 डिग्री का राहु है टॉरस साइन में, तो कहाँ गया? D9 में। आप अगर उसको फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो 2 6 10 है। और 16 डिग्री मतलब 5वां पोर्शन है। 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20, 3 डिग्री 20, 10 सेम बनता है। रहेगा। हाँ, तो 5वें पोर्शन में है राहु। 5वें पोर्शन में आप 10 नंबर साइन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो 10 11 12 1 2 वर्गोत्तम हो जाएगा राहु। सेम साइन में चला जाएगा राहु। फिर तो मजे ही मजे हैं अगर राहु वर्गोत्तम हो गया। पता नहीं सर, मेरा तो है वर्गोत्तम, लेकिन मजे तो भगवान जाने हैं कितने। अब अगर इसी तरह लेट्स से एरीज साइन में किसी का मार्स है 2 डिग्रीज, कहाँ जाएगा? 2 डिग्रीज का मार्स है एरीज साइन में, वर्गोत्तम हो सेम जाएगा साइन वो में भी। रहेगा। इट विल गो इन द सेम साइन, करेक्ट।
28 डिग्रीज का वीनस है एरीज साइन में, कहाँ जाएगा? हर्षल जी कहाँ जाएगा 28 डिग्रीज का वीनस? एरीज साइन में है D1 चार्ट में, सर 28 सैगिटेरियस में जाएगा। इतना टाइम नहीं है, देखो अब आप, ये अब आपको समझ में आ गया मैटर, अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है। ठीक है, जेमिनी साइन में मरकरी है 12 डिग्री का, बताइए कहाँ जाएगा? कैप्रिकॉर्न। 10 10 तो अगर 12 डिग्री का है तो फोर्थ पोर्शन में है, फोर्थ पोर्शन हाँ में आप कौन से साइन में था? जेमिनी में था। तो 3 7 11 कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं हम? लीब्रा 7 से, से 4। क्योंकि लीब्रा कार्डिनल या आप बोल सकते हैं कि मूवेबल साइन है। तो आप 7 8 9 10, तो वो केप्रिकॉन में जाएगा। अब आप इसी तरह एक बार प्रैक्टिस करेंगे चार्ट देख के, तो आप चार्ट देखते देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको D9 खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको D9 खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप D1 के लिए आपको स्वाइप करना पड़ता है ना, स्वाइप स्वाइप राइट लेफ्ट करते हैं कि ये कहाँ गया कहाँ गया, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ गया प्लैनेट। थैंक यू पवन जी। सो ये अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी बना लेंगे ना, इट विल बी गुड फॉर यू, आप लोगों के लिए अच्छा होएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्लैनेट जा रहा है, तो आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी एक प्लैनेट को देख रहे हैं, आप देखते देखते कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं कि ये कहाँ जा रहा है और अच्छा होगा कि खराब हो रहा है। अब इसकी यूटिलाइजेशन पे आ जाते हैं। नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ नवांश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत सारी तरह से यूटिलाइज होता है नवांश। कैसे कैसे यूटिलाइज होता है? एक जो नवांश चार्ट है, जब हम उसको इंडिपेंडेंटली देखते हैं, वो हॉरोस्कोप है फॉर मैरिज। आप अपने 7th हाउस को पढ़ने के लिए डिटेल में नवांश चार्ट को देखते हैं। ठीक है, अब नवांश चार्ट को देखते हैं आपकी मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए। दैट इज वन यूसेज ऑफ D9 चार्ट। आपके 7th हाउस का आप बोल सकते हैं कि डिटेल्ड रूप है। D9 चार्ट जो है, जब हमने बोला कि 9th पोर्शन हम निकाल रहे हैं, और 9th हाउस जैसे हमने बोला कि भाग्य का है, तो एक प्लैनेट का भाग्य हम बता रहे हैं कि वो एक्चुअल अल्टीमेट रिजल्ट क्या होने वाला है उस प्लैनेट का। अगर D1 में प्लैनेट अच्छा है और D9 में अच्छा नहीं है, तो आप ये समझ लो कि उसके फल में कमी आ गई है। तो आप किसी भी प्लैनेट को देखते हैं D1 में, दिस इज द सेकेंड यूटिलाइजेशन। और आप बोल सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि शादी तो सबकी नहीं होगी। तो जरूरी ये नहीं है कि सब शादी करें, कुछ लोग कुंवारा रहना भी पसंद करते हैं, तो उनके केस में आप D9 को यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होएगा। D9 में उस ये ज्यादा बड़ी यूटिलाइजेशन है कि प्लैनेट कहाँ गया है D9 में, उससे आपको ये पता लगेगा कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट कैसा है। अच्छा रिजल्ट है, अब आपको लगा कि आप कोई प्लैनेट है जो लेट्स से अपनी ठीक राशि में बैठा है, जैसे आपने बोला कि मार्स है और लियो साइन में बैठा है, तो इट इज इन अ फ्रेंडली साइन। ठीक, अब फ्रेंडली साइन में है मार्स, तो कैसा रिजल्ट देगा? बहुत अच्छा देगा कि बहुत ओके ओके देगा, या थोड़ा खराब भी दे सकता है। कैसे मालूम करेंगे हम? तो अब आपने देखा कि मार्स की डिग्री क्या है। अब लेट्स से मार्स 2 डिग्री का है लियो साइन में, 2 डिग्री का मार्स कहाँ चला जाएगा? एरीज साइन में चला जाएगा। तो इसका मतलब मार्स जो है वो इम्प्रूव कर गया है D9 में जाके, इट इज इम्प्रूव्ड इन D9, वो अपने साइन में चला गया D9 में। तो वो जो पोर्शन है लियो साइन का, वो जो पोर्शन है वो ज्यादा कंड्यूसिव है मार्स के लिए, पहले 3 डिग्री 20 मिनट में होना। उसके बाद अगर आप समझे कि मार्स अगर लियो साइन में है, तो क्या वो एग्जॉल्ट हो पाएगा कभी D9 में? D9 में एग्जॉल्ट हो सकता है अगर लियो में मार्स है तो? बताइए कैसे हो पाएगा? एरीज से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, सेजिटेरियस पे कहानी खत्म हो जाती है, एग्जॉल्ट तो हो ही नहीं सकता। एरीज साइन से काउंट करना हम स्टार्ट करते हैं, अगर 9वें नवांश में, आखिरी नवांश में भी है, तो मैक्सिमम इसी में तो जा सकता है कि सैगिटेरियस में तो जा सकता है। केप्रिकॉन में वो एग्जॉल्ट होता है, तो वो उसकी बेस्ट पोजीशन है। केप्रिकॉन में वो जा ही नहीं पाएगा नवांश में अगर लियो साइन में है तो। इनफैक्ट 159 में है अगर, तो वो नवांश में कैसे एग्जॉल्ट होगा बताओ? नहीं हो पाएगा। ठीक, लेकिन अब क्या है कि उसकी बेस्ट पोजीशन क्या होगी? उसकी बेस्ट पोजीशन उसका मूल त्रिकोण साइन है ना। तो अगर लियो साइन में 2 डिग्री का 3 डिग्री का मार्स है, तो वो
बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है अगर वो अपने मूल त्रिकोण साइन में चला जाएगा, अगर फर्स्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स में है तो इसका मतलब मार्स जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको। ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल वो लियो साइन में है आपके बर्थ चार्ट में, लियो साइन उसी के तत्व से मैच होती हुई फायरी साइन है, उसके फ्रेंड का साइन है, सूर्य का साइन है। अब उसमें लेट्स से 12 डिग्री का है, तो अगर मार्स 12 डिग्री का है लियो साइन में, तो D9 में कहाँ जाएगा? वो नीच का हो जाएगा, कैंसर साइन में चला जाएगा। यस नो ओके। यस सर। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि वो आपके चार्ट में लियो साइन में था D1 चार्ट में, लेकिन D9 में नीच का हो गया, तो अब अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना वो खराब हो गया मार्स का। आप भले ही उसको देख के समझ रहे हो कि वो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो तो प्लैनेट की क्वालिटी डाउन हो गई है। ठीक है। तो एक प्लैनेट एक साइन में होके 9 अलग अलग प्रकार से आप उसमें 9 अलग अलग तरह की वेरिएशंस निकाल सकते हैं। गुड टू गुड, गुड टू वेरी गुड, गुड टू एक्सीलेंट, गुड टू एवरेज, गुड टू नॉट सो गुड, गुड टू बैड। समझ रहे? और गुड बैड कैसे बनेगा? एग्जॉल्ट हो जाएगा, अपनी राशि में जाएगा, मूल त्रिकोण में जाएगा, फ्रेंडली साइन में जाएगा, एनिमी साइन में जाएगा तो खराब है ऑब्वियसली। नीच का हो गया तो खराब है, हमको मालूम है। तो एक प्लैनेट कहाँ है आपके चार्ट में, उसमें अगर आपने बोला कि एरीज में है किसी का मार्स, तो सबका जिनका मार्स एरीज में है वो सबका एक जैसा मार्स है क्या? ऐसा नहीं है। राइट। तो बहुत सारे लोगों का मार्स हो सकता है आपके जैसे साइन में हो, जिसमें आपका जिस साइन में आपका मार्स है वैसे ही दूसरे आदमी का भी हो, लेकिन उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है ये आपको तब पता लगेगा जब आप उसकी क्वालिटी देखेंगे नवांश के, वो नवांश में कहाँ गया है। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में नीच का है कोई प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट नीच का है, जैसे कि डेबिलिटेट हो रहा है कोई प्लैनेट, केप्रिकॉन साइन में मार्स है फॉर एग्जाम्पल, वो उच्च का है। केप्रिकॉन साइन में ही जुपिटर भी है, तो जुपिटर नीच का है। राइट। अब जुपिटर अगर नीच का है लेकिन 18 डिग्री का है, या आप बोलें कि 21 डिग्री का है लेट्स से, तो अगर जुपिटर 21 डिग्री का है तो 21 डिग्री का जुपिटर है तो कहाँ जाएगा? नवांश में। नवांश में कैंसर साइन में जाएगा। राइट। कैंसर में जाएगा ना, अगर 21 डिग्री का जुपिटर है केप्रिकॉन में, तो नवांश में वो कैंसर साइन में चला जाएगा। अब वो जुपिटर जो नीच का था, वो नीच का जुपिटर होने के बावजूद भी वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि वो D9 में बेस्ट पोजीशन पे है वो। आप ये समझना कि केप्रिकॉन साइन के अंदर से जो उसकी बेस्ट पोजीशन हो सकती है ना, वो वहां है इस समय जब आप पैदा हुए या जो नेटिव पैदा हुआ, तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा आपको अल्टीमेटली। वो अल्टीमेट रिजल्ट है नवांश में कहाँ जा रहा है प्लैनेट। अब आप ये समझो कि नीच का है जुपिटर 10 नंबर साइन में या केप्रिकॉन साइन में, 2 डिग्री का है, तो अब क्या हुआ? D9 में सेम साइन में रहेगा, केप्रिकॉन में ही रहेगा, तो मतलब D9 में भी वो नीच का हो गया। यस यस। सो आप ये बात समझ के चलिए कि अगर केप्रिकॉन में था D1 में जुपिटर, D9 में भी केप्रिकॉन में चला गया है, तो अब आप इसको क्या बोलेंगे कि D9 में भी नीच का हो गया, तो खराब ही है प्लैनेट। यहाँ भी खराब था वहां भी खराब हो गया, ऐसा समझेंगे हम। यहाँ पे एक चेंज है, यहाँ पे ये चेंज ये है। अब यहाँ गेम आ गया पर्सपेक्टिव का। आप ढूंढ क्या रहे हो? जब आप D9 इंडिविजुअली देखोगे मैरिज के लिए, ठीक है, उसमें जुपिटर जहां का भी लॉर्ड बनेगा वो नीच का होगा, तो उसका एक इफेक्ट है शादी में। भाई D9 के लिए आप एक मैरिज के लिए जब आप D9 चार्ट को देख रहे हो, वो पूरा चार्ट आपकी मैरिज का चार्ट है, तो उसके अंदर वो जिस भी हाउस का लॉर्ड बनेगा वो नीच का हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटीज नीच की हो जाएगी। उस चार्ट के परस्पेक्टिव में वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब आप D1 से किसी प्लैनेट को कंपेयर कर रहे हो कि D1 में नीच का था वहां भी नीच का हो गया, मतलब सेम साइन में चला गया है, तो वो प्लैनेट वर्गोत्तम हो गया है। अब वो खराब रिजल्ट नहीं दे, खराब मतलब अब वो वीक नहीं है, अब वो स्ट्रांगली रिजल्ट दे सकता है, वो केपेबल है प्लैनेट स्ट्रांग रिजल्ट्स देने के, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो डेबिलिटेटेड है आपके चार्ट में। तो वर्गोत्तम होना एक एक्सेप्शन है। समझ रहे हैं आप?
वर्गोत्तम, अगर कोई नीच का प्लैनेट भी वर्गोत्तम हो जाता है तो उसको आप एक्सेप्शन मान सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। मैं अच्छा बार बार इसलिए करेक्ट कर रहा हूं खुद को कि अगर कोई प्लैनेट जो है जो आपको पीड़ा देना चाहता है, अगर वो प्लैनेट, आप अगर ऐसा समझेंगे कि जो पीड़ा देने वाला प्लैनेट है वो अगर वर्गोत्तम होता है या वो D9 में स्ट्रांग होता है, तो इसका मतलब वो उसमें रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी आ गई, राइट। तो अगर कोई आपको पीड़ा देने वाला प्लैनेट जो है वो वर्गोत्तम हो रहा है तो वो स्ट्रांग रिजल्ट देगा आपने, तो वो ज्यादा पीड़ा दे देगा आपको। तो हम उसको अच्छे बुरे की कैटेगरी में नहीं रखते, बट लेकिन सर स्ट्रांग रिजल्ट होएगा। सर इसका एग्जांपल आप कैसे देंगे कि प्लैनेट जो आपको पीड़ा देता है सिक्स आई हाउस का कांट हेयर लॉर्ड हो यू। गया। सर इसका एग्जाम अभी आवाज आ रहा है आपको? हम्म। हाँ, इसका एग्जाम्पल आप कैसे देंगे कि प्लैनेट जो पीड़ा देने का रखता है वो सिक्स हाउस का लॉर्ड हो गया या सैटर्न इन जनरल हो गया? नहीं नहीं, लॉर्डशिप के हिसाब से देखोगे ना आप, जैसे सिक्स का ओके। लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, या ट्वेल्थ ओके। का लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल। अब ट्वेल्थ लॉर्ड है, अब ट्वेल्थ लॉर्ड तो जनरली हम जानते हैं कि लॉसेस का, एक्सपेंसेस का प्लानट है, ठीक। अब वो 10th हाउस में बैठा है मान फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको पता है 10th हाउस में ट्वेल्थ लॉर्ड बैठा है तो काम में चेंजेस आएंगे और पीड़ा भी दे सकता है, ठीक है। अब वो पीड़ा दे सकता है, लेकिन आपने देखा कि यार ट्वेल्थ का लॉर्ड है वो तो नीच का हो गया 10वें घर में आके, जुपिटर काल पुरुष में 12 का लॉर्ड था, 10वें घर में नीच का हो गया। एरीज एसेंडेंट चार्ट में 10th हाउस में 10th साइन आएगा, तो जुपिटर 12th लॉर्ड है, वो 10th हाउस में आके नीच का हो गया। अब आपको ये पता है कि ठीक है वो 12th लॉर्ड तो है लेकिन उसमें ना पावर नहीं है उतनी, तो 10th हाउस में उतनी ट्रबल नहीं करेगा वो, क्योंकि डेबिलिटेटेड है प्लैनेट, तो उतना स्ट्रांग नहीं है वो रिजल्ट देने में अपने। अदरवाइज अगर वो ज्यादा स्ट्रांग होता तो हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ दे देता 12th लॉर्ड बन के, लेकिन फिर भी, हालांकि इस एग्जाम्पल में 9th लॉर्ड भी डेबिलिटेट हो रहा है, 12th लॉर्ड भी डेबिलिटेट हो रहा है, लेकिन अभी हम एक प्लैनेट की प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर 12th लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल और डेबिलिटेट हो गया 10th हाउस में, अभी आप उसकी गुडनेस छोड़ दो, आप ये समझो कि कोई और प्लैनेट है फॉर फॉर दैट मैटर, आप सैटर्न को ले लो 12th लॉर्ड बना के, कि वो 11 12th लॉर्ड है 10th हाउस में आ गया। वो जुपिटर का तो मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि वो 10 नंबर राशि में थोड़ा समझाना आसान है ना, वो नीच का हो रहा होता है, तो और कोई ऐसा प्लेनेट है नहीं जो वहां नीच का हो रहा है। या आप अगर ऐसा बोलें कि कोई भी प्लैनेट जो एक खराब घर का लॉर्ड है किसी अच्छे घर में बैठा है, नीच का हो रहा है। अब खराब घर का प्लैनेट है, उसका नीच का हो जाना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये कि उसमें स्ट्रेंथ कम है अपना रिजल्ट देने की, ठीक है। लेकिन अब वो, जैसे ही आपने देखा कि वो D9 में भी सेम साइन में चला गया, तो अब तक तो डरने की जरूरत नहीं थी, अब डरने की जरूरत है, क्योंकि अब वो रिजल्ट श्योरली देगा अपना, समझ रहे, क्योंकि वो वर्गोत्तम हो गया है तो स्ट्रांग हो गया है। वर्गोत्तम प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, वर्गोत्तम होना एक अपने आप में आप अच्छा भी मान सकते हैं, या उससे एक आप वो मान सकते हैं कि एक उसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी आ जाती है टू गिव रिजल्ट्स। तो वो कहीं भी किसी भी साइन में है, अगर वो खराब साइन में भी है प्लैनेट, तो भी आप उसको ऐसा मानेंगे कि वो अच्छा ही मानेंगे, अगर वर्गोत्तम हुआ है तो अच्छा रिजल्ट देने की या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने की उसकी कैपेसिटी है। अब बेसिकली क्या है कि जो अच्छे प्लैनेट है आपके चार्ट के, आप उन्हीं को चाहोगे कि वो बेटर रिजल्ट दे पाए आपको। भाई अगर 10th लॉर्ड है तो आपको बेटर रिजल्ट दे, आपको बेटर करियर दे। 9th लॉर्ड है तो बेटर लक दे, ज्यादा आपको ज्ञान दे, विजडम दे। सेकंड लॉर्ड है तो आपको वेल्थ दे। 11th लॉर्ड है तो आपको गेन्स दे, डिजायर फुलफिलमेंट दे। 5th लॉर्ड है तो आपको प्रोजनी दे, क्रिएटिविटी दे, ये सब चीजें दे। तो You ये don't जो want to be 6, 8, and 12. That should become Vargottam. थर्ड भी Basically, नहीं होना 8 hours. चाहिए, थर्ड भी नहीं होना चाहिए, राइट। जो विपरीत ठीक है, भाव है ना, जैसे कौन 3 कौन 6 8 एंड 12 की अगर हम बात करें, लेकिन अब ठीक है, ये सिर्फ मटेरियल पर्सपेक्टिव की बात है, नेचुरल पर्सपेक्टिव, राइट। ठीक है। अब अगर आप, अब 12वें का लॉर्ड है वो अच्छा बैठा है तो आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा पर्सपेक्टिव फिर, ठीक है। तो ये दूसरी यूटिलाइजेशन समझ में आ गई आपको। यस। अब ये बताइए कि जैसे अगर हमने हमने जब बोला कि D9 जो है उससे, वो आपकी मैरिज का चार्ट है, तो अगर आप D9 चार्ट जो है उसके 7th हाउस को अगर आप लगन बना लें, रोटेट कर दें चार्ट को, D9 चार्ट के 7th हाउस को अगर आप लगन बना लें,
तो आप अपने स्पाउस के बारे में भी जान सकते हैं कि आपका स्पाउस कैसा होगा। आपकी मैरिज आपको पढ़नी है तो आपको उसको एज इट इज ही पढ़ना है। आपको अगर अपनी मैरिज पढ़नी है तो D9 चार्ट को आपने एज इट इज ही पढ़ना है। लेकिन अगर आपने अपने स्पाउस को देखना है तो आपने अपने स्पाउस को देखना है तो उसके 7th हाउस को आप लगन बना के स्पाउस के बारे में समझ सकते हैं कि स्पाउस कैसा है। अब एक तो ये इसकी यूटिलाइजेशन है। एक D9 चार्ट की और यूटिलाइजेशन है जो हम बोल सकते हैं कि जब आप दशा को रीड करते हैं किसी भी प्लैनेट की, और खासकर ये अंतरदशा में लगता है रूल, तो राशि तुल्य नवांश बना के हम देखते हैं। तो राशि तुल्य नवांश बनाने का मतलब क्या है कि आपने जब कभी कोई भी चार्ट बनाया, जो D9 चार्ट है, D9 चार्ट को आपने रोटेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू लग्न। D1 में जो भी साइन फर्स्ट हाउस में है आप D9 को भी वैसे ही रोटेट कर दें, और लगन वाला ही साइन अगर आप D9 में भी अगर आप लगन में ले आए और विद रिस्पेक्ट टू दैट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस का रिजल्ट दे सकता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आपको दिख रहा है ये चार्ट? यस, नो? यस सर। यस सर। हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए बिकॉज आई कांट सी यू। तो अब देखिए क्या है कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। यहाँ पे आपने देखा है कि 5 नंबर लगन उदय हो रहा है। D1 चार्ट है ये, नेटल चार्ट। ओके, यू सी लियो साइन हियर। ये 5 नंबर दिख रहा है आपको। यस सर। और यहाँ पे ये D9 चार्ट है, यहाँ 8 नंबर दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ जी सर। स्कॉर्पियो लगन उदय हो यस। रहा है। यस सर। ठीक। अब हर सॉफ्टवेयर में वैसे तो ये ऑप्शन है, जैसे आप एस्ट्रोसेज में भी आप टैप करते हैं ना किसी हाउस पे, तो वो उस हाउस को लगन बना देता है, या उस हाउस से आप चार्ट रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 5 नंबर है और मैंने इसको, यहाँ ये ऑप्शन है ना जैसे शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, अब मैंने इसको रोटेट कर दिया चार्ट को। जो 10 नंबर में था साइन उसको मैं फर्स्ट हाउस में ले आया, और विद रिस्पेक्ट टू दैट तो अब मैंने क्या है, इसको राशि तुल्य बना लिया। मतलब ये राशि चार्ट है और ये D9 चार्ट है, नवांसा चार्ट है, लेकिन मैंने इसको राशि तुल्य बना दिया, मतलब इक्विवेलेंट टू द राशि चार्ट और सिमिलर टू द राशि चार्ट। तो राशि तुल्य नवांश, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राशि तुल्य नवांश। कि जो साइन D1 चार्ट में है उसी साइन से विद रिस्पेक्ट टू हमने रोटेट कर दिया D9 चार्ट को, तो हमने इसको बोला राशि तुल्य नवांश है ये। तो इसी तरह हम राशि तुल्य दशांशा, राशि तुल्य बाकी चार्ट्स भी बना सकते हो आप, लेकिन ये राशि तुल्य नवांश जो है ये इसकी यूटिलाइजेशन है जब आप दशा रीड करते हो, और जब स्पेशली आप अंतरदशा रीड करते हो। तो जब हम अंतरदशा रीड करते हैं, अब आप अगर देखेंगे सैटर्न जो है, सैटर्न यहाँ 7th हाउस में है, लेकिन ये सैटर्न जब भी अंतरदशा में ऑपरेट करेगा ना, इस चार्ट में वो 10वें घर का रिजल्ट भी जरूर देगा। जबकि यहाँ पे आपको कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा 10th हाउस से सैटर्न का। सैटर्न का 10th हाउस से कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि सैटर्न यहाँ 6th और 7th का लॉर्ड है। सैटर्न की दृष्टि 9th पे है, सैटर्न की दृष्टि फर्स्ट हाउस पे है, सैटर्न की दृष्टि 4th हाउस पे है। लेकिन क्योंकि नवांश में वो जिस साइन में गया है वो साइन यहाँ पे 10th हाउस में फॉल करता है, इसलिए ये जब दशा अंतरदशा में ऑपरेट करेगा तब ये 10th हाउस के रिजल्ट भी देगा फॉर श्योर। और इस टेक्निक को बोलते हैं राशि तुल्य नवांश। ठीक है, सर 10th हाउस का रिजल्ट मतलब D1 के 10th हाउस का रिजल्ट। ऑब्वियसली D1 is the male chart. D1 की बात कर रहे हैं ना हम। राशि तुल्य बनाया इसलिए हमने, कि इक्विवेलेंट उसके इसलिए बनाया हमने, ये देखने के लिए कि ये कौन से साइन, बेसिकली हमने ये देखा कि प्लैनेट जो है वो कौन से साइन में गया है इन द D9 चार्ट। जैसे मरकरी यहाँ से कौन से साइन में गया है, वो यहाँ पे ये एक्वेरियस में गया है, तो एक्वेरियस साइन जो है वो कहाँ फॉल कर रहा है हमारे D1 चार्ट के, तो वो 7th हाउस में फॉल कर रहा है। तो जब मरकरी ऑपरेट करेगा तो ये 7th हाउस का रिजल्ट भी देगा, क्योंकि जिस साइन में ये गया है D9 में वो साइन D1 चार्ट के 7th हाउस में पड़ता है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसको, ये जो यूटिलाइजेशन है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है ऑफ राशि तुल्य नवांश। सो अपने आप में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजी,
नवांशा जो है, और आप कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन देंगे तो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर हाउ, क्योंकि पहले तो सबसे पहले ये बात है, कोई भी प्लैनेट को आपने देखा D1 चार्ट में, उसकी स्ट्रेंथ आपको देखनी है कहाँ, D9 में। तो जैसे शुभम जी का हमने चार्ट बनाया, तो शुभम जी का हमने चार्ट बनाया, तो शुभम जी का कौन सा लगन है? जेमिनी। करेक्ट। आप खुद ही क्यों बोल रहे हो, बाकी लोग बताएंगे ना, बाकी लोगों ने बनाया, तो कितना रिंटे पे कौन क्लास में कैसे पता लगेगा? तो सागर जी, जेमिनाई लगन में जुपिटर क्या क्या रूल करता है? जेमिनाई लगन में जुपिटर जो है वो 7th और 10th हाउस को रूल करता है। करेक्ट। और एक अपना नेचुरल नेचर है जुपिटर का, जो कि विजडम दे रहा है आदमी को, राइटियसनेस दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, फिलॉसफी का प्लैनेट है। D1 चार्ट में कहाँ था जुपिटर? शुभम जी आप ही बताओ, D1 चार्ट में कहाँ है? 6th हाउस कैंसर में था। 6th हाउस कैंसर में था। D1 में, और D1 में 12th हाउस में है, टॉरस में। टॉरस साइन में है। तो टॉरस साइन में है जुपिटर, तो आप जब भी जुपिटर को देखोगे तो आप बोलोगे एक तो अनफ्रेंडली साइन में है प्लैनेट। करेक्ट। ऊपर से 12th हाउस में है। ठीक है। 10th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया चार्ट के लिए, क्योंकि 7th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, और 12th हाउस में भी चला गया, और अनफ्रेंडली साइन में भी गया है, टॉरस साइन हाँ। में गया है। लेकिन जब आपने उसको D9 में देखा, तो आपने देखा वो एग्जॉल्ट हो गया है। तो वो बेस्ट, जो बेस्ट पोजीशन ले सकता था उस जगह पे जाके भी, वो उसने वो बेस्ट जगह ली है। अब उसमें स्ट्रेंथ है रिजल्ट देने की, रिजल्ट देने के लिए स्ट्रेंथ है उसके पास। तो जब भी वो ऑपरेट करेगा, वो स्ट्रेंथ देगा, एक वो रिजल्ट देगा। तो एक तो वो दशा में जो ऑपरेट करेगा आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ब्लैंड चला जाए, वो रिजल्ट दिए बिना चला जाए, क्योंकि वो D9 में एग्जॉल्ट हो रहा है ऑफ कोर्स। और जब आप उसको दशा में देखोगे राशि तुल्य नवांश, तो वो दूसरे हाउस का रिजल्ट दे रहा है, तो पैसे भी देगा, मोस्ट लाइकली सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा, या फैमिली में कुछ बढ़ा सकता है। और जब आप उसके नेचुरल तत्व देखते हो एक आदमी के अंदर, तो मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी? मैरिज को क्योंकि दिखा रहा है ना, 7th हाउस को दिखा रहा है, तो 7th हाउस को दिखा रहा है, तो मैरिज की क्वालिटी यहाँ तो थोड़ी सी इंप्रूव होती दिख रही है हमें, क्योंकि 7th का लॉर्ड जो है वो नवांश में इंप्रूव हो गया है। 10th का लॉर्ड जो है वो नवांश में इंप्रूव हो गया, मतलब प्रोफेशन की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो हमको दिख रही थी उससे इंप्रूव होगी। ठीक है। अब वो नेचुरल कारक मैरिज का वीनस है, ऑल दो, या रिलेशनशिप का वीनस है, तो वीनस को भी हम देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो चार्ट में कहाँ है और D9 में कहाँ जा रहा है, वो एक अलग बात है। और इसी तरह हम जुपिटर जो नेचुरल जिन चीजों को दिखा रहा है, जैसे प्रोजनी का कारक है, बच्चों का कारक है। ठीक है। वो जब D9 में एग्जॉल्ट हुआ है, तो बच्चों से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो D9 में इंप्रूव हुआ है प्लैनेट, तो बच्चों का सुख मिलना चाहिए, अगर 5th हाउस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है तो। विजडम का कारक है, फिलोसफी का कारक है। अभी क्या है कि फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड होगा आदमी का, क्योंकि जो प्लैनेट फिलोसफी दे सकता है, स्पिरिचुअल थिंकिंग दे सकता है, या उस तरह की हायर विजडम की बातें दे सकता है, वो प्लैनेट जो है वो इंप्रूव कर रहा है। आप नागास भी पढ़ रहे हो ना आप, हाँ। इंस्टाग्राम पे आपने स्टोरी भी लगाई कि मैं नागास भी पढ़ता हूँ। तो वैसे तो ओरिजिनल अगर पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, ओरिजिनल अगर स्क्रिप्चर्स हाँ, पढ़ोगे वो तो तो ज्यादा बेटर है। फिक्शन स्टोरी है। ये सिर्फ हाइप्ड राइटर्स हैं, इनको पढ़ के कोई फायदा नहीं। हाँ। तो आपको पढ़ना ही है कुछ ऐसा टेक्स्ट पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो। मैं मार्कंडेय पुराण पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ तो तो अच्छी बात वो है। सब तो साइड बाय साइड चलता ही है, बट फिक्शन भी थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ लेते एनीवेज, सो आप बात समझ में आई आपको? सही। क्या है कि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से, अब मैरिड कौन है आप में से जिसका हम चार्ट ले सकते हैं? सागर जी, आई यू मैरिड? No, sir, I'm not married. अच्छा, चलो। तो सुब्रत था। जी सर। हम्म। अब तो बुढ़े हो गए। तो अच्छे से समझ गए होंगे ना? अच्छी तरह से। अब तो अच्छे से समझ गए होंगे आप। जी जी। चलिए, अब क्योंकि क्या है ना कि अगर कोई अगर नेटिव है, तो
थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई हो सकता है। अगर कोई अगर मैरिड नहीं है तो फिर उससे तो फिर जो हमने बोल दिया वही ठीक है, राइट। सुब्रत सर बताइए अपना बर्थ चार्ट और ये बताइए, या खाली D9 बताइए चलिए। D9 वर्गो का चार्ट है, D9 वर्गोत्तम है एक्चुअली। तो वर्गोत्तम, जब लगन भी वर्गोत्तम हो तो इसका मतलब आदमी की जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो वो जो साइन अगर लगन लगन में है उसका प्रभाव तो आदमी की पर्सनालिटी में आपको दिखता ही है। और जब वो वर्गोत्तम हो जाता है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है उस साइन जैसी पर्सनालिटी आदमी की। तो अब अगर क्योंकि D1 में भी यहाँ आप बोल सकते हैं कि 6 नंबर लगन है और D9 में भी 6 नंबर का लगन बना है, तो इसका मतलब कि अगर जो एनालिटिकल क्वालिटीज है एक आदमी के अंदर, क्रिटिकल होना, एनालिटिकल होना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी क्वालिटीज ना। तो जो पर्सनालिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और लगन वर्गोत्तम होने का और भी मीनिंग है कि मतलब एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का आदमी है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और साइन की क्वालिटी भी 100% आ गई आदमी के अंदर। जी, उसमें नवंबर में फर्स्ट हाउस में राहु एंड जुपिटर है। ठीक है। थर्ड हाउस में सैटर्न है। फिफ्थ हाउस में मर्क्यूरी है। सिक्स हाउस में मून है। सेवेंथ हाउस में केतु है। एट्थ हाउस में सन एंड मार्स है। नाइन्थ में वीनस है। हम्म। बस यही है। या अब आप लोग अनम्यूट करिए प्लीज, जो जो इंटरेस्टेड है क्लास में, अगर कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे तो एक्नॉलेज करिएगा थोड़ा सा और बताइएगा अगर आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। सो अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है। पहले, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मैरिज है चार्ट में। अब आपने D1 चार्ट देखा जैसे फॉर एग्जांपल, तो D1 में आपका 7th हाउस पे कोई प्लैनेट है, साइन नंबर 12 होगा वहां पे ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं, वर्गोत्तम लगन है। वहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है। 7th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है। 7th हाउस को कोई प्लैनेट देखता है। मार्स का एक मिनट वेयर याद इज जो रखिए। वेयर इज मार्स प्लेस्ड? और टेंथ हाउस में वही देख रहा मैं कितना हाँ, काउंट तो कर रहा हूँ। 10th वन से टू मार्स थ्री 10th को नहीं एस्पेक्ट करता, 8th को करता है। एट को करेगा। सैटर्न कहाँ है? सैटर्न फोर्थ हाउस में है, तो वो फोर तो से वो 6th वन को टू एस्पेक्ट थ्री। कर रहा है। लीव दैट ऑल्सो। वेयर इज जुपिटर? जुपिटर इज ऑल्सो ऑन फोर्थ हाउस। वन टू 4th हाउस थ्री में, तो फोर। जुपिटर भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा वो है, लेकिन जुपिटर मूल त्रिकोण साइन में चला गया। ठीक। तो राइट। 7th का राइट। लॉर्ड तो स्ट्रांग है। D1 चार्ट के 7th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग है, क्योंकि जुपिटर जो है वो 4th हाउस में है। और हम ये बोल सकते हैं कि उसमें अपने रिजल्ट देने की तो कैपेसिटी होगी। तो शादी, पहले तो हम ये समझे कि शादी हो रही है कि नहीं हो रही है नेटिव की, अगर D9 चार्ट हम देख रहे हैं तो D1 में अगर प्रॉमिस दिख रहा है हमको कि शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। 7th हाउस पे कोई प्रभाव नहीं है। 7th हाउस में 12 नंबर राशि है, उसका जो लॉर्ड है वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, मतलब उसमें वो सस्टेनर है उस हाउस का, उसमें रिजल्ट देने की कैपेसिटी है। तो आपको 7th हाउस का रिजल्ट मिल सकता है। अब आप आए कहाँ पे? D9 चार्ट पे। अब D9 चार्ट पे जैसे ही हम आए तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? D9 चार्ट का लगन देखना है और मैरिज, जी, राइट। उसमें ये उसमें लगन लग्न कैसा है? में जुपिटर बैठा है। जुपिटर बैठा है। हाँ, वो स्क्रीन शेयर तो सामने देख ही रहे हम। सो आपने ये देखा कि क्योंकि D1 चार्ट का फर्स्ट हाउस आप हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ है। अगर आप ही जी। नहीं होंगे तो बाकी की चीजें हम क्या देखेंगे? या अगर लगन ही पिट गया, तो आदमी, अगर मान लो आपके लगन बहुत बुरी तरह पिट गया और आदमी बहुत ज्यादा बीमार है या किसी वजह से बहुत ज्यादा पीड़ाओं में है या हैंडीकैप्ड है या वो वॉट एवर, तो अगर वो बाकी की चीजें कैसे एंजॉय करेगा लाइफ में? तो D1 का जैसे फर्स्ट हाउस है, वैसे ही D9 का फर्स्ट हाउस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉमिस है। ठीक है। जी। दूसरी बात यह है कि कोई भी डिविजनल चार्ट आप देखोगे, उसका लग्न आप देखोगे और उसका रेलेवेंट हाउस आप देखोगे। तो लग्न जो है फर्स्ट हाउस, और D9 के लिए अगर फोर्थ हम हाउस। देख रहे हैं स्पाउस के लिए तो 7th हाउस देखेंगे ऑफ कोर्स। हाँ। अब यहाँ पे अफ्लिक्शन है। अफ्लिक्शन कैसे है? कि राहु केतु एक्सेस में है। राइट।
ठीक है। अब राहु केतु एक्सेस में है तो एक अफ्लिक्शन तो है, लेकिन ये जो राहु केतु एक्सेस में है ना, ये राहु भी अच्छा है सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ साइन में, क्योंकि वर्गो साइन में राहु इज गुड, और केतु भी अच्छा माना जाता है इन पाइसेस साइन। लेकिन फिर भी जो इनका अपना रिजल्ट है वो तो ये देंगे ही। राहु लगन में है तो इसने कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल दिया होगा इन मैरिज, क्योंकि लगन में है D9 चार्ट के। ठीक है। It was an arranged love. सर अनकन्वेंशनल एज एन कुछ तो, अब जो इनकी Society norms से differ. नहीं नहीं, नॉट सोसाइटी नॉर्म्स। जैसे क्या होता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ ट्रेडिशनल मैरिज या ऑर्थोडॉक्स मैरिज में, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, या जिस जमाने में इनकी शादी हुई होगी। सुब्रतो जी जो हैं वो इज मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स सर नाउ? 88, so 88, 36. 36 ईयर्स। सो यू आर मैरिड फॉर 36 ईयर्स। तब 36 साल अब पहले से जो, अब क्या है कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल कैसे हो सकता है, कि हो सकता है कि शादी में इनको एक वैसे रिलेशनशिप डेवलप हो गया होगा जिसमें लव कम अरेंज बोल सकते हैं हम, अरेंज मैरिज हुई होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। सर राहु it was सर actually- अगर एक सेकंड नॉर्म्स एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सुब्रतो जी। It was what you call it was a arranged love marriage. Arrange हुआ था, लेकिन with all the problems which happens in a love marriage, वो सब हुए. Finally, we decided to get married against the family's norm, and the तो family's उसी को हम mother अनकन्वेंशनल मैरिज बोलते हैं सुब्रतो सर। yeah, जी तो जी अनकन्वेंशनल तरीके से कुछ होता है अगर, विच इज नॉट रेगुलर, जो रेगुलर चीज नहीं होती है उसी को हम अनकन्वेंशनल बोलते हैं थोड़ा। तो वो राहु का इफेक्ट हमको दिख रहा है यहाँ जी जी इन मैरिज। अब एक शादी हुई है Right. 36 साल पहले, ठीक है, इंडियन फैमिली में, और मतलब जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ वो दिखाएगा ही, राहु का आपको कलर और उस दिखेगा टाइम ही। पे इतना कॉमन भी नहीं था कि कोई गो अगेंस्ट द फैमिली एंड गो फॉर मैरिज, यू नो, उतना wasn't ज्यादा that नहीं था, common, right? उतना कॉमन नहीं था। उतना कॉमन नहीं था. करेक्ट। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो यहाँ दिखाया ही होगा राहु ने काम। तो वो जैसे, अब दूसरी बात क्या है कि एक मैरिज होना, ये मैरिज हुई, राइट, और उसके बाद मैरिज में आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, राइट। तो मैरिज को सेफगार्ड कौन प्लैनेट कर रहा है? जुपिटर अपने घर को एस्पेक्ट करता है, Right. रवीश जी। यस सर जुपिटर अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है, करेक्ट। यस सर यस इट विल सेव द मैरिज। करेक्ट केतु है यहाँ पे, थोड़ा डिटैचमेंट भी होएगी मैरिज में, एज पर द रूल्स जो हमने पढ़े हैं। आदमी क्या बोल रहा है उसको अभी छोड़ते हैं, हमने जो पढ़ा है वो हमें वो पता है कि ठीक है, ठीक है। अभी हम ये सुब्रतो सर से नहीं पूछ रहे कि है कि नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि मैरिज बचाएगा जुपिटर, क्योंकि वो अपने घर को एस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन बिकॉज केतु है यहाँ पे, वो अपना रंग भी कुछ ना कुछ दिखाएगा ही। आदमी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है अपनी मैरिज से ना। सुब्रतो जी डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज, खाली No, no, I am लर्निंग not प्रोसेस taking की it बात हो रही है। personally, but the fact was that I have been, due to my professional requirement, I have been away from the family for quite some time राइट। during my तो profession. बट नेटिव की क्या है कि एक्सपेक्टेशन है अपनी मैरिज से, इन द मैरिज ही हैज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लेकिन और मैरिज में डिटैचमेंट भी है। तो ये तो अच्छा है कि दूर रहे, नहीं तो पास भी रहते तो कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज बनता, राइट। Yeah. तो अब लेकिन सेफ गार्ड कौन कर रहा है मैरिज को? जुपिटर सेफ गार्ड कर रहा है। सेवेंथ लॉर्ड है, सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है, प्लस एक शुभ प्लैनेट है। शुभ प्लैनेट है तो जहां देखेगा शुभता लाएगा, करेक्ट। और मैरिज में आप बोलो कि मैरिज की जो अच्छे हाउसेस है, तो 5 और 9 दोनों हाउस ब्लेस कर दिए इसने मैरिज में। आप अगर हम वैसे बोलते हैं कि आपकी कॉन्शियंस का हाउस है फिफ्थ हाउस, लक्ष्मी स्थान है फिफ्थ हाउस, तो इस चार्ट के लिए जो सेफगार्ड करने वाले हाउसेस है वो 1, 5, 9 ही होंगे ना। इज दैट करेक्ट करेक्ट? करेक्ट तो जुपिटर ने लग्नेश को भी देखा है इधर, फिफ्थ हाउस को भी देखा है, तो 9th हाउस को भी देखा है,
ठीक। और किसको देखा है? नाइन्थ लॉर्ड को भी देख लिया। तो इन सब जगह शुभता लाया है जुपिटर, हालांकि Correct. खुद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है बिकॉज इट इज इन द राहु केतु एक्सिस। तो Correct. एंड वी नो नेटिव इज इन फ्रंट ऑफ अस, ही एंजॉयड 36 years ऑफ मैरिज। तो ये तो हमें दिख रहा है कि मैरिज सर्वाइव करेगी, कर सकती है। थोड़े बहुत चैलेंज आते हैं जैसे वैसे आए होंगे फॉर श्योर। अब वो तो normal अब है। अगर हमें मान लीजिए आप, अब हमें क्या है कि हमें पढ़ना है थोड़ा सा स्पाउस के बारे में। तो व्हाट डू वी डू? हमने चार्ट रोटेट कर दिया फॉर एग्जांपल। आप प्लैनेट्स को उसी के अकॉर्डिंगली प्लेस कर दें जैसे है। हमने सिर्फ चार्ट रोटेट करने की कोशिश करी है। तो मरकरी इज हियर, राइट? Saturn in eighth. सैटर्न, In eighth sign. हाँ सैटर्न इज हियर। Venus third में गया. नेक्स्ट Venus third में गया. Moon 11th. Moon 12th में गया. सन एंड मार्स इन द सेकंड हाउस। फर्स्ट साइन। वो सन, second house. Sun and Mars. मार्स, ठीक। Moon से 12th. मून इन 12th, राइट। कोई बचा है प्लैनेट? बस. इनके बारे में बताइए, ये इनके स्पाउस का चार्ट है, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। सर अपना ध्यान नहीं रखती होंगी सर. केतु इज इन फर्स्ट हाउस. तो या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकती है नेचर में। हाँ अपना बहुत ज्यादा एक्चुअली सेल्फ ऑब्सेस्ड तो ना हो, लेकिन अपना अपना ध्यान उतना नहीं रखती होंगी, ये राइट। लेकिन स्पिरिचुअल हो सकती है नेचर में। सुब्रतो जी he is बताइए। very he is quite spiritual. शी इज क्वाइट स्पिरिचुअल, थैंक यू। In अब fact, I have understood whatever spirituality or even coming into these occult classes is because of her. चलिए, थैंक्स टू हर कि आप, इससे मुलाकात हुई हमारी, नहीं तो कैसे होती। सो second house strong हाँ तो नाउ सेकेंड हाउस देखिए। अब सेकेंड हाउस में सेकेंड लॉर्ड है and sun भी और exalt हो. सन एक्सॉल्ट हो रहा है। तो शी Sixth house कम्स का. फ्रॉम अ गुड फैमिली, कैन वी से That is सो? yes, गुड रिनाउंड फैमिली, very well renowned family of Nagpur. राइट। अब थर्ड हाउस में थर्ड लॉर्ड है, नेटिव इज करेजियस ऑल्सो। तो करेजियस तो है ना, बिकॉज व्हेन दे गॉट मैरिड दे वर देवर चांसेस दैट अगर कोई और ऐसा होता वो शायद वुड हैव स्टेप्ड बैक एंड वुडंट हैव मैरिड, राइट सुब्रतो जी? जी तो करेज है, नेटिव में है। स्किलफुल हो सकता है नेटिव, बिकॉज थर्ड लॉर्ड है थर्ड हाउस में। करेजियस भी हो सकता है, स्किलफुल भी हो सकता है। और yes, शी हैज अ यंगर सिबलिंग और नो? yeah. तो यंगर He is no सिबलिंग है, more. सॉरी। He is no more. He died. सर 8th हाउस की लॉर्डशिप भी तो है. हाँ कोई बात नहीं। तो एट्थ हाउस की लॉर्डशिप तो है। तो अब आप देखो क्या हम बोलेंगे इससे कि एट्थ का लॉर्ड एग्जॉल्ट हुआ है, ये एट्थ का लॉर्ड अपने साइन में है, लाइन में बैठा. स्ट्रांग है। Hmm. ये विपरीत हो गया ना प्लैनेट इस चार्ट के लिए। तो Yeah. थर्ड और एट्थ लॉर्ड है, हाँ विपरीत रहा. तो ये कोई अच्छा प्लैनेट नहीं है इस चार्ट का। अब पीड़ाओं का प्लैनेट स्ट्रांग हो रहा है और एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आके बैठा है। हम्म. तो यंगर सिबलिंग जो है उससे अगर आप वैसे बात करें तो यंगर सिबलिंग ठीक कर रहा होगा अपनी लाइफ में, ऑल्दो ही इज, वी बीन टोल्ड दैट ही इज नो मोर, बट अदरवाइज ही वुड हैव डन ऑल राइट इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में ठीक कर रहे होंगे, Yeah. राइट। लेकिन एट्थ लॉर्ड भी है तो कुछ ना कुछ पीड़ा भी आ सकती है वहां से। लेकिन थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है ना। Right. नाउ फोर्थ लॉर्ड अपने से सिक्स्थ गया इन द 11th हाउस, बड़े भाई से करेज. ठीक। Hmm. टेंथ लॉर्ड अपने से टेंथ बैठा है इन द 7th हाउस। तो अगर आप चार्ट रीड करना, हमको जितना भी आता है, हमने जितना सीखा है, आप उसके हिसाब से आप ट्राई करो, आप बताओ कि क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा। अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों से. नहीं बच्चा बाहर गया पढ़ने। अच्छा बाहर. सर प्रॉब्लम ही तो आ सकती है ना क्योंकि भाई फोर्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी यार, मैंने आपको बताया था उस दिन भी
नहीं सर, एट्थ लॉर्ड प्रॉब्लम एज फिफ्थ इन में आएगा तो ऐसा नहीं है सर, बच्चे होने में प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, बट बच्चों से पीड़ा आ सकती है, दैट्स पीड़ा, व्हाट। नहीं पीड़ा नहीं बोलेंगे हम इसको ये बोलेंगे कि बच्चे एक तो दूर रह सकते हैं, ओके। डिटैच्ड हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी शायद, क्योंकि ये प्लेनेट जो है ना अपने से 8वां गया है यहाँ। ओके। ठीक है, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है विद योर किड्स हो सकता है पूरी ना हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, और हो सकता है पूरी ना हो। अब ऑब्वियसली अगर बच्चा बाहर रहेगा तो कैसे पॉसिबल है वो सारे चीजें होना। राइट सुब्रतो जी? दैट्स ट्रू। एंड ही प्रोफेशनल लो, तो अभी इन द करियर वो उसमें इम्पोर्टेंस है। हाँ, करियर की इंपॉर्टेंस है, बच्चे के लिए करियर इंपॉर्टेंट है, तो वेयर इज योर सन? इज इन यूएस, हाँ, इज इन डैलस में। यूएस। राइट। सो अब फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में है। ये तो अभी हमने कल ही की, मतलब लास्ट वीक की क्लास में पढ़ी थी ये बात तो, कि बच्चा बाहर जा सकता है पढ़ने। राइट। और सिक्स्थ लॉर्ड एग्जॉल्ट हुआ है सेकंड हाउस में, तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये बीमारियों का भी लॉर्ड है, कोई बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि एग्जॉल्ट हुआ है प्लैनेट, स्ट्रांग है सिक्स्थ लॉर्ड। चार्ट के लिए वैसे उतना खराब प्लैनेट नहीं है, क्योंकि लग्नेश का तो मित्र है, और जिस प्लैनेट के साथ है वो प्लैनेट भी इस चार्ट का जो है योग कारक प्लैनेट है। मार्स जो है वो योग कारक प्लैनेट है इन द सेकंड हाउस। लेकिन फिर भी सिक्स लॉर्ड तो है ही चार्ट का, फैमिली के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत तो दे ही सकता है। ये सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ हो सकता है झगड़ा हो, लेकिन बन भी जाएगी, क्योंकि वो प्लैनेट तो फ्रेंडली साइन में गया ना। बट सिक्स लॉर्ड है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि 2 6 10 सेम तत्व की राशि में गया है प्लैनेट, सिक्स लॉर्ड सेकंड हाउस में गया है। पैसा, आप बोले कि ब्याज पे देके भी पैसा कमा सकता है ऐसा आदमी, अगर बैंक। हम पैसे कमाने की बात करें तो सिक्स हाउस की चीजों से पैसा कमा सकता है ऐसा आदमी। लेकिन फिर भी सिक्स लॉर्ड है, सेकंड हाउस में गया है, तो कुछ ना कुछ तो चैलेंज आएगा ही। अब क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी है, वो दो दो मलेफिक प्लैनेट्स है वहां, तो क्या है कि थोड़ा नेटिव जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है। अभी देखिए ये ना, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इनके चार्ट से हमने इनके स्पाउस का चार्ट बना के उसको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है हम 100% ना भी पकड़ पाए ठीक से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें तो लग रही है चार्ट में। आपको यूटिलाइजेशन समझ में आ गया वर्गा चार्ट का? जी सर। आपने देखा सेकेंड हाउस में दो प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, और दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है, तो नेटिव की स्पीच, बात करने का तरीका कैसा हो सकता है? नेटिव ब्लंट हो सकता है बात करने में। ही इज ब्लंट। तो सुब्रतो जी इज वेरी वेरी नाइस टू अस, हर चीज में हाँ बोलते हैं और सपोर्ट करते हैं। नहीं, थैंक ही यू इज वेरी सो ब्लंट। देखिए, जो चीज करेक्ट है, जो चीज उसमें व्हाट इज देयर टू हाइड, अदरवाइज ही विल नेवर लर्न। मच। राइट, सो नहीं तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप अब जैसे हर्षल जी हैं, ही वुड ऑब्वियसली गेट मैरिड टू समबडी। अब हर्षल जी अपना D9 को रोटेट करके बैठे होंगे अभी तक, और ये सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है मेरे साथ, कि कौन आने वाला है मेरी लाइफ में। उदय ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो वो अपना अपना D9 सबने रोटेट कर लिया है। उदय सितलाती स्माइलिंग। सागर जी तो खो गए उसमें, क्लास ही छोड़ दिया उन्होंने, बोले कि मैं और ध्यान से देखूंगा। सर, कहाँ गए बाकी लोग? सर आपका चार्ट ही ले सकते हैं क्या? हाँ, मेरा चार्ट ले सकते हो आप, मेरा चार्ट आप लो। आप मैरिड? हाँ, मैं बिल्कुल मैरिड हूँ सर। मैं यंग लगता हूँ आपको, आपके बराबर है। वही बात है। सो क्या टाइम हो रहा है? 11 बजे। 11 बज गए। डोंट वरी, विल टेक माई चार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में लेते हैं मेरा चार्ट। जी सर। चलिए, ऑल राइट देन, It has been a very good class today. थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर।